नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें उत्तर वैदिक साहित्य के स्रोतों को पढ़ना है। इसके पहले अभी तक हम ऋग्वैदिक साहित्य के स्रोतों को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको वेद पढ़ाए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, आरण्यक हुआ, उपनिषद हुआ, इन सबको हमने देखा। क्योंकि आपको पता है वैदिक काल को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक हम पूर्व वैदिक काल, जिसको या हम ऋग्वैदिक काल भी बोल जाते हैं। इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी के मध्य है। और उसी का ही दूसरा भाग है आपका उत्तर वैदिक काल, जिसका 1000 बीसी से आपका 600 बीसी के मध्य टाइम पीरियड है। अब क्योंकि दो कालों को हम पढ़ते हैं तो दोनों के हम साहित्यिक स्रोत को भी ही देखते हैं। तो अभी तक हमने पूर्व वैदिक काल, या उसको ही हम ऋग वैदिक काल बोला जाए, उसके हमने साहित्यिक स्रोतों को पढ़ चुके हैं। अब आपको एक अंतर ध्यान रखने के लिए कि उत्तर वैदिक काल, इसका 1000 से 600 के बीच में टाइम पीरियड है, उसके भी कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, उनको भी हम आज देखेंगे। इसके बाद हम ऋग्वैदिक काल के विस्तार, उसमें कौन कौन सी नदियों आई हैं, पर्वत हुआ, इसके बाद हम सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन को देखेंगे। और इसके साथ ही हम फिर जब उत्तर वैदिक काल को देखेंगे, क्योंकि हमें इस काल को दो भागों में पढ़ना है, तो उत्तर वैदिक काल में भी हम इसी तरीके से देखेंगे उसका विस्तार कितना बड़ा है और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन क्या रहा है। तो आज हम देखते हैं उत्तर वैदिक युगीन साहित्यिक स्रोत जो कुछ बचे हैं, क्योंकि इसके पहले हम ऋग्वैदिक युगीन साहित्य को पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? उत्तर वैदिक युगीन साहित्य। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं शुरुआत में उपवेद होते हैं, वेदों की शाखा ही होती है उपवेद। जैसे हम देखेंगे आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हुआ, इसको देखेंगे। किस विषय संबंधित है उसको देखेंगे। इसी प्रकार हम चारों वेदों के उपवेद भी यहाँ देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे वेदांग। वेदांग आपके 6 हैं। वेदांग क्या होते हैं? वेदों को ऋषियों द्वारा विस्तार से अध्ययन करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, उनको भी हम देखेंगे। फिर हम यहाँ स्मृति ग्रंथों को देखेंगे, हम यहाँ महाकाव्य को, पुराणों को, इन सबको यहाँ देखेंगे। यानी कुल मिला के हम क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर वैदिक युगीन साहित्य को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? इसको हम नोट्स के रूप में कैसे याद रखें, क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका यही है कि हम इसको पहले कुछ आपको बताते हैं और उसके बाद आपको नोट्स देने की प्रयास करते हैं। तो कौन कौन से आपके साहित्य है यहाँ? तो आप देखेंगे हम यहाँ उपवेद पढ़ेंगे। ठीक, उपवेद के बाद हम यहाँ पढ़ेंगे वेदांग। वेदांग पढ़ने के बाद हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कुछ स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ पढ़ेंगे, बताएंगे स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे पुराणों को, कितने पुराण हैं, प्रश्न आपसे यही पूछते एग्जामों में। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे महाकाव्य। ये इतनी चीजें हम यहाँ देखेंगे और यही सब क्या है? आपके उत्तर वैदिक काल के या उत्तर वैदिक युगीन साहित्यिक स्रोत है। ठीक, अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। पहले हम क्या देखेंगे? उपवेद को देखेंगे। उपवेद को हम पढ़ने के लिए क्या लिखेंगे? वेदों का नाम लिखेंगे, चारों वेदों का, उनका उपवेद देखेंगे और वो किस विषय से संबंधित है। इस तरीके से आप एक चार्ट के फॉर्म में उसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। जैसे हम इसका पहले का आपको चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। आप लिखें उपवेद, आप लिखेंगे उपवेद। कैसे पढ़ेंगे इनको हम? तो इनको हम पढ़ेंगे 3 हिस्सों में। इसको हम पढ़ेंगे 3 हिस्सों में। पहले यहाँ लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? पहले हम यहाँ देखेंगे वेदों के नाम। तो आपको 4 वेद क्लियर है, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। वेदों के नाम, ठीक, ऐसे ही आप बनाएंगे अपने नोट्सों में। फिर उपवेदों के नाम, उपवेदों के नाम, उपवेदों के नाम। और इसके बाद लास्ट में लिखेंगे हम विषय। विषय यानी किस विषय से संबंधित है। ठीक, तो पहला वेद क्या है? आपका ऋग्वेद है। आप इसको बहुत अच्छी भली बाती से जानते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हम ऋग्वेद। एग्जाम में प्रश्न क्या होगा आपसे? ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? तो इसका जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद, और किस विषय संबंधित है? चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। तो अब इसको वैसा ही लिखेंगे। उपवेद हो गया, ये आपका पहला वेद भी है। इसका उपवेद क्या हुआ? आयुर्वेद हुआ। इसको भी आप लिखें आयुर्वेद। ठीक, ये हो गया इसका उपवेद, हो गया आयुर्वेद। अब किस विषय संबंधित? चिकित्सा के संबंधी ज्ञान रहते हैं इसमें, तो लिखेंगे आप
चिकित्सा संबंधी ज्ञान। ठीक, बस आपको तीनों चीजें इस तरीके से ही याद रखनी है कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और किससे संबंधित है, चिकित्सा संबंधी ज्ञान इसमें होता है। दूसरा लिखा जाए तो आप लिखेंगे सामवेद। सामवेद इनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप पुराने वीडियो देखें प्लेलिस्ट में, सब आपको अवेलेबल है। सामवेद का उपवेद का नाम क्या है, तो सामवेद संगीत से संबंधित होता है और इसका जो आपका उपवेद है वो है आपका गंधर्व। क्या है, गंधर्व, गंधर्व वेद। ठीक, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका गंधर्व वेद, उपवेद का नाम हो गया। इसके बाद आप देखेंगे क्या इसमें किससे संबंधित, संगीत से संबंधित, तो आप यहां लिखेंगे संगीत संबंधी ज्ञान, संगीत संबंधी ज्ञान। दो बहुत आसानी से आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब तीसरे की बात की जाए तो आपको यजुर्वेद है। यजुर्वेद किससे संबंधित है, धनुर्विद्या से संबंधित है। ठीक, तो इसका उपवेद भी क्या होगा, धनुर्वेद होगा। और प्रवर्तक की बात की जाए तो गंधर्व वेद के प्रवर्तक नारद को माना जाता है और आपके यजुर्वेद के जो प्रवर्तक धनुर्वेद है उसके प्रवर्तक को विश्वामित्र को माना जाता है। तो आप लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, तीसरा वेद आप यजुर्वेद, यजुर्वेद, और उपवेद क्या है, धनुर्वेद, तो आप यहां लिखेंगे धनुर्वेद। ठीक, ये हो गया आपका क्या, यजुर्वेद का उपवेद। किससे संबंधित है, युद्ध कला का वर्णन है इसमें। किसका वर्णन है इसमें, युद्ध कला का वर्णन है इसमें। ठीक है, तो आपको तीन हो गए। चौथा इसमें होता है आपका लास्ट अथर्ववेद। ठीक, क्या होता है आपका अथर्ववेद, आपका हो गया अथर्ववेद। ठीक, अब अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, ये होता है आपका शिल्पवेद, शिल्पवेद। ठीक, और किससे संबंधित है, शिल्प कला से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिल्प कला से संबंधित है या वर्णन है, जो भी आपको वहां लिखना हो। ये हो गया उपवेद, यानी उत्तर वैदिक युगीन साहित्य को हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें उपवेद, वेदांग, स्मृति ग्रंथ, पुराण और महाकाव्यों का अध्ययन करना होता है। और आपको वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में किन को पढ़ते हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो ये चार हम वहाँ पढ़ते हैं और बाकी जो उत्तर वैदिक कालीन साहित्यिक स्रोत है वो आपके यहाँ हुए। तो हमने उपवेद को यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है वेदांग। इसका आप स्क्रीनशॉट कर ले लें। और वेदांग होते क्या है, वेदांग होते हैं वेदों को विस्तार से समझने के लिए ऋषियों द्वारा वेदांगों की रचना की गई है। तो पहले इसकी हम परिभाषा कराएंगे, फिर इसके बाद जो 6 वेदांग सहायक होते हैं वेदों को समझने के लिए उनको हम पढ़ेंगे। पहले आप उपवेद का क्या ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें। और एग्जाम में पूछा जाता है ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ये आपको याद करने होंगे। और अथर्ववेद में जो है आपके शिल्प कला हो गया। या अब हम देखेंगे क्या, वेदांग। तो पहले वेदांग को हम एक परिभाषा से समझेंगे कि वेदांग होते क्या है और उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। तो आप लिखें आप वेदांग, इसको आप थोड़ा अंडरलाइन भी कर लें ताकि देखें कि हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक, वेदांग। अब वेदांग है क्या, पहले तो इसकी परिभाषा ही जाननी होगी आपको। तो इसके में लिखेंगे आप वेदों को विस्तार से समझने के लिए, वेदों को विस्तार से समझने के लिए लिखते हैं यहाँ वेदों को विस्तार से समझने के लिए, वेदों को विस्तार से समझने के लिए ऋषियों द्वारा, ऋषियों ने वेदांग की रचना की। ठीक,
ये तो हो गई आपको एक डेफिनेशन, जिसको आपको जानना होगा वेदांग क्या कहलाते हैं। वेदों का को विस्तार से समझने के लिए ऋषियों ने वेदांग की रचना की। ठीक, इसके नीचे आप एक पॉइंट और लिख लें। क्या लिख लें? आपके पढ़नी ऋषि हुए, या इन्हें पढ़नी ने जो ऋषि हुए, उन्होंने इसकी तुलना शरीर के अंगों से की है। किसकी? वेदांग की। वो पूछा जाता है एक फैक्ट के रूप में, तो आप लिखेंगे इन्हें पढ़नी ने, या इन्हें पढ़नी ने, या पढ़नी के द्वारा शरीर के अंगों से तुलना की है। पूछा जाता है वेदांगों की तुलना शरीर के अंगों से की है, तो किसने की है? तो पढ़नी ने की है। ठीक, अब हम लिखेंगे वो 6 वेदांगों को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम इसको रब करते हैं, ऊपर इन 6 वेदांगों को हम यहाँ देखते हैं। अब तो पहले आप डेफिनेशन क्लियर हुई आपको, क्या वेदों को विस्तार समझने के लिए ऋषियों ने वेदांगों की रचना की। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में क्या था? वेदों को सरलता पूर्वक समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? वेदांगों के 6 प्रकार को देखेंगे। कि वेदांग 6 हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, या कई बार मिलाने के लिए फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे 6 वेदांगों को, और उनको शरीर के वो अंगों से तुलना की गई है, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला आप देखेंगे शिक्षा। सबसे पहला क्या देखोगे आप? शिक्षा। शिक्षा की जो शरीर के किस अंग से तुलना की गई है? तो शिक्षा की तुलना की गई है नाक से। तो दोनों ही आप लिखेंगे यहाँ, ताकि आपको शरीर से पता भी, यही आता है मिलाने के लिए। एक साइड शिक्षा ये सब लिखे जाते हैं, एक साइड शरीर के अंग लिखे जाते हैं, और आपको मिलाना होता है। ठीक है, शिक्षा पहला वेदांग हो गया, नंबर 1। दूसरा देखें हम, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका कल्प। कल्प की तुलना की गई है हाथ से। कल्प, और इसकी तुलना किससे की गई है? तो इसको देखेंगे हम, इसकी तुलना हाथ से की गई है। ठीक, और दूसरा देखते हैं। ये हो गया आपका सेकंड, 6 है आपके। तीसरा आपका देखा जाएगा तो वो है व्याकरण। व्याकरण की तुलना की गई है मुख से। तीसरा है आपका व्याकरण, और व्याकरण की जो तुलना हुई है शरीर के किस अंग से हुई है? वो हुई आपके मुख से। ठीक, 3 हो गए, इसको नंबर 3 रखे आप। ठीक, अब हम यही लिख दे रहे हैं आपको नंबर 4, क्योंकि वहां लिखने में दिक्कत हो रही है। तो एक हो गया शिक्षा, नाक, कल्प, हाथ, व्याकरण, मुख। चौथा आप देखेंगे क्या? निरुक्त। निरुक्त, इसकी तुलना, इसको किस शरीर के अंग से की गई है? इसकी की गई है कान से। यही आपको मिलेगा मिलाने के लिए, कान से। ठीक, नाक, हाथ, मुख और कान। अब हम 5वां देखते हैं। 5वां कौन सा वेदांग है? तो छंद है। छंद है आपका पैर। छंद, छंद से किस शरीर के अंग से तुलना की गई है? तो वो हो गया आपका पैर। ठीक, अब बचा आपका छठा। अब हो गया आपका छठा। छठा है ज्योतिष। ज्योतिष, ज्योतिष को ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है आपके, इसकी हुई है आंख से। ठीक, तो आपके 6 वेदांग हैं। कई बार आपको 3-4 वेदांग दिए जाते हैं ऑप्शन में, और पूछा जाता है निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है, या निम्न में से कौन से वेदांग हैं। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना होंगे। आप यहाँ लिख लें आंख। ये हो गए 6 वेदांग। और वेदांग क्या होते हैं वो भी हमने परिभाषा से आपको स्पष्ट कर दिया है। वेदों को विस्तार से समझने के लिए ऋषियों द्वारा वेदांगों की रचना की गई है। ठीक, तो आपने परिभाषा समझी, परिभाषा के साथ 6 वेदांग समझे। हम पढ़ क्या रहे हैं? उत्तर वैदिक युगीन साहित्य को पढ़ रहे हैं। और हम इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम ऋग वैदिक युगीन साहित्य को पढ़ चुके हैं। अब 2 हो गए हैं आपके। अब तीसरा पढ़ेंगे हम स्मृति ग्रंथ। ठीक, तो इसका भी आप क्या रख लें? एक स्क्रीनशॉट रख लें। जो आपके वेदांग कंप्लीट हुए। क्या लिखेंगे अब हम? स्मृति ग्रंथ।
ये क्या होते हैं? वेदों को ऋषियों ने अपने ज्ञान के द्वारा लिखा, तो जिस ऋषि ने लिखा है उसी के नाम से ये ग्रंथ या स्मृति ग्रंथ का नाम हो जाता है। तो इसको पहले हम एक परिभाषा समझेंगे और इसके बाद हम कुछ स्मृति ग्रंथों को देखेंगे। प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है, कौन कौन से प्रमुख स्मृति ग्रंथ है, कुछ टीकाकारों को भी यहाँ देखेंगे। तो लिखेंगे जिस ऋषि ने वेदों का ज्ञान को, जिस ऋषि ने वेदों के ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को अपने तरीके से लिखा, अपने तरीके से लिखा, कॉमा अपने तरीके से लिखा, उसके नाम पर ही, उसके नाम पर ही, उसके नाम पर ही ग्रंथ बन गया, उसके नाम पर भी एक ग्रंथ बन गया, ग्रंथ बन गया, ठीक, बन गया। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं, जिसे हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं, जिसे हम स्मृति ग्रंथ क्या कहते हैं, जिसे हम स्मृति ग्रंथ कहते हैं। तो आप पहले डेफिनेशन को क्लियर करिए। जिस ऋषि ने वेदों के ज्ञान को अपने तरीके से लिखा, उसके नाम पर ही एक ग्रंथ बन गया, जिसे हमने स्मृति ग्रंथ कहा। अब कौन कौन से स्मृति ग्रंथ है प्रमुख, उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो चाहो तो यही इसको हम लिख देते हैं। जैसे सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति है। तो आप चाहो तो यही लिख लें, मनुस्मृति। और ये सबसे क्या है? प्राचीनतम है। तो लिखें आप मनुस्मृति हो गया, मनु स्मृति ग्रंथ हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला है और सबसे प्राचीन है। तो आप लिखेंगे सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन हो गया। कुछ और आप लिख लें, जैसे आप लिख लें अत्रि स्मृति, अत्रि ऋषि के नाम पर उन्होंने लिखा है, तो अत्रि ऋषि हो गया। तो क्या लिखेंगे आप? अत्रि स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ अत्रि हो गए, है ना। आपके नारद हो गए, नारद स्मृति ग्रंथ हो गए। और देखा जाए तो आपका पाराशर, विष्णु, ये सब आप कुछ नाम आप ध्यान रख लें। पाराशर स्मृति ग्रंथ हो गए, है ना। उसके बाद आप लिख लें विष्णु, बाकी पीछे तो आप स्मृति ग्रंथ ही लिखेंगे। तो ये कुछ नाम हो गए। देवल हो गए आपके, है ना, अंगिरा हो गया। तो ये कुछ क्या है? स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ क्या है? सिंपल सी बात है, जिस ऋषि ने वेदों ज्ञान को अपने तरीके से लिखा है, उसी के नाम पर वो पढ़ गया है। तो जिन ऋषियों ने लिखा है, इनके नाम पर जो ग्रंथ बना है, उसी को क्या बोला जा रहा है? स्मृति ग्रंथ। अब हम इसमें कुछ टीकाकार को देखते हैं। जैसे भरूची हुआ, गोविंद राज हुए और मेधातीत हुए। तो आप यही मतलब इन स्मृति ग्रंथों पर कुछ इतिहासकारों ने टीका लिखे हैं। तो चाहो तो आप उनके नाम लिख लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो यहाँ लिख लो। टीकाकार कुछ नाम हम बोल दे रहे हैं, जैसे भरूची हुआ आपका, गोविंद राज हुआ, मेधा तीर्थ हुआ, है ना, ये कुछ आदि है, वो कुछ टीकाकार है। तो आप पढ़ते हुए श्री में तो आपको मिल ही जाते हैं। यानी कुल मिला के हमने स्मृति ग्रंथ को भी यहाँ देख लिया। अब हम देखना है पुराणों को और महाकाव्य। तो आप अगली हेडिंग डालें, पुराण। ये सब एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं अपने हिसाब से कि सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ क्या है, या कई बार यही पूछ लिया जाता है कि स्मृति ग्रंथ जो है वो कौन सा साहित्यिक स्रोत है, ऋग्वैदिक कालीन साहित्य स्रोत है क्या उत्तर वैदिक कालीन साहित्य स्रोत है। तो ये सब आपको वहाँ टिक करना होते हैं। और आप जान भी गए कि स्मृति ग्रंथ होते क्या है, आप जान भी गए वेदांग होते क्या है, क्योंकि ये टर्मोलॉजी भी बार बार एग्जामों में या पढ़ते समय आप रिपीट होती है। ठीक, अब हमें क्या लिखना है? पुराण। अब हमें लिखना है पुराण। इसी पुराण को हम नीचे तीर बना के समझाते हैं। तो पुराणों की संख्या क्या है? पहली बार एग्जामों में यही सिंपल सा प्रश्न आता है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको जानना होगा पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और पुराण जो शब्द है, इसका अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। तो आप चाहो तो यहाँ लिख लें, संख्या कितनी है पुराणों की? 18। पुराणों का अर्थ क्या है? शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है? लिखें आप, शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन, या इसी को क्या बोलते हैं? पुराना। ठीक, अब हमें क्या देखना है? पुराणों में व्याख्या किसकी होती है? तो इसमें हिंदू ग्रंथों के,
या हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं ये, और इसमें ऋषियों और शासकों के क्या होते हैं, या राजाओं के वृत्तांत होते हैं। ठीक है ना। तो आप चाहो तो एक इसमें लिख लेंगे होता क्या है, तो लिखेंगे आप हिंदुओं के धर्म संबंधी, हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है, आख्यान ग्रंथ है, आख्यान ग्रंथ है। ठीक है। जिनमें संसार के ऋषियों, डैश लगा के लिख लें, राजाओं का या राजाओं के वृत्तांत आदि होते हैं, राजाओं के वृत्तांत आदि होते हैं। ठीक। अब कुछ आप जान लें, 18 पुराण तो नहीं आप जानोगे, कुछों की संख्या जो इंपॉर्टेंट है या कुछ जाने आप। जैसे पहले ही जाने, पहला पुराण कौन सा होता है आपका ब्रह्मा पुराण। ठीक है। इसको आप गूगल पर सर्च करके आप सब अपने लिख लेंगे। हम कुछ आपको लिखा दे रहे हैं। ब्रह्मा पुराण हुआ, और ये पहला ही है तो आप इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे पहला है। ठीक है। और कौन कौन से और पुराण हैं, तो 18 गिनती के। तो इसके बाद देखेंगे आप पद्म पुराण। ठीक है। पद्म पुराण हुआ। पद्म पुराण के बाद आपका विष्णु पुराण, नारद पुराण, वायु पुराण। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे विष्णु पुराण। ठीक है। और चौथा देखे जाए तो आपका हो गया वायु पुराण, भागवत पुराण। तो ये हो गया आपका वायु पुराण। पांचवा भागवत पुराण। ठीक। भागवत पुराण के बाद आप चाहो तो लिख लें नारद पुराण। ठीक है। तो ये हमने आपको क्या दे दिया है, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण। तो ये सब आप लिखते हुए डॉट 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 अपने 18 नंबर तक पुराण आप गूगल पर इसको लिख लेंगे। पूछा नहीं गए हैं फिर भी आप एक बार पढ़ लेंगे कि ताकि आपको रहेगा कौन कौन से पुराण होते हैं। ठीक है ना। जैसे बराह हुआ, स्कंद हुआ, है ना, वामन हुआ। तो बहुत सारे 18 पुराण हैं। कुछ आपको हमने यहाँ बता दी है। आप चाहो 18 लिखना हो तो आप गूगल पर सर्च करके अपने 18 पुराण यहाँ लिख सकते हैं। एग्जामों में इतना ही पूछा जाएगा। अब आते हैं बात महाकाव्यों की। महाकाव्यों, तो हम अब देखते हैं महाकाव्य। 2 महाकाव्य आपके यहाँ हैं। कौन कौन से हैं, आपको रामायण देखने को मिलता है और महाभारत देखने को मिलता है। तो आपका अगला साहित्यिक स्रोत कौन सा है, महाकाव्य। इसको आप लिख लें। महाकाव्य, महाकाव्य में हम इसको लिखने जा रहे हैं। तो महाकाव्य में पहला देखते हैं रामायण। ठीक। रामायण के बारे में एक होता है महाभारत। तो महाभारत क्या है, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है और रामायण क्या है आपका प्राचीनतम महाकाव्य। बड़ा बारीक सा अंतर है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, रामायण क्या है, प्राचीनतम महाकाव्य है। ठीक। प्राचीनतम महाकाव्य है और इसी को ही बोला जाता है आदि ग्रंथ। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ हो गया और ये हो गया प्राचीनतम महाकाव्य। अच्छा, इसमें एक और पूछा जाता है, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है। शुरुआत में इसमें 6000 श्लोक थे। 6000 के बाद बढ़कर संख्या हुई 12000 और 12000 के बाद हुई 24000। तो ये 12000 हो गए। फाइनली 24000 ब्रैकेट में लिख देना क्या है, श्लोक। किसमें, आपके रामायण। ठीक। ये हो गया, हमने रामायण को समझने का यहाँ प्रयास किया। कुछ आप अपनी जानकारी के लिए लिख रहे, रामायण तमिल में भी लिखी गई है, मलयालम में भी लिखी गई है और आपके किस में लिखी गई है, बंगला में लिखी गई है। तो पूछा जाता है कि बंगला में जो रामायण लिखी है किसने लिखी है, उसको किस नाम से जाना जाता है ना। तमिल में जिसने लिखी है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो इसको आप चाहो तो नोट में या एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लिख सकते हैं। क्या लिखोगे,
इसी रामायण को आप क्या लिखोगे, 3 भागों में इसको, या ये लिखी हुई है, ये तो हमने आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप चाहो तो नोट में भी लिख सकते हो ये बात। कौन सी बात? जैसे रामायण और कौन कौन सी भाषाओं में लिखी हुई, तो आप लिख लें तमिल में, तमिल में भी लिखी गई है, इसके बाद बंगला में भी लिखी गई है, और आपकी मलयालम में भी लिखी गई है, मलयालम। अब किसने किस भाषा में लिखी है ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो तमिल में किसने लिखी है? तमिल में लिखी है आपके कब्बन ने, कम्मन ने। किसने लिखी है? कम्मन ने। और इन्होंने जो रामायण लिखी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामायणम। तो लिखेंगे आप रामायणम, ठीक। ये हो गया इन्होंने जो लिखी है रामायणम, ठीक है। किसने लिखी है? कम्मन ने। आपसे प्रश्न क्या बनेगा? कम्मन ने जो रामायण लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? तो वो लिखी है तमिल में। अब आते हैं बंगला में। बंगला में जो लिखी गई है वो लिखी है आपकी कृत्तिवास ने, कृत्तिवास ने लिखी है। और जो इन्होंने लिखी है उसको बंगला का या बंगाल का बाइबल भी कहा जाता है। तो लिखें आप, जो रामायण इन्होंने लिखी है तो बंगाल का बाइबल कहा जाता है उस रामायण को, और उसी को ही बंगाल का पंचवेद भी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आप लिखेंगे, बंगाल का पंचवेद कहते हैं, ठीक। अब तमिल में किसने लिखी है? नहीं सॉरी, मलयालम में किसने लिखी है? तो मलयालम में लिखी है आपके ईबी, लिखें पहले नाम आप उनका, ईबी रामास्वामी नायर, रामास्वामी नायर, रामास्वामी नायकर, ठीक है। और इनको ही क्या बोलते हैं? पेरियर भी बोलते हैं। तो ऑब्लिक लगा के लिखेंगे पेरियर, पेरियर नाम से फेमस ज़्यादा है, ठीक है। और क्या नाम है उसका जो लिखा है इन्होंने? सच्ची रामायण लिखी है इन्होंने। तो लिखेंगे यहाँ सच्ची रामायण लिखी है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। वैसे तो आपसे एग्जाम में केवल इतना ही पूछा जाएगा, रामायण जो है वो आदि ग्रंथ है, प्राचीनतम महाकाव्य है। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है। और फिर भी एग्जामों में रिपीट होता है। हमने अक्सर देखा हुआ है कि तमिल में किसने लिखी है, बंगला भाषा में किसने लिखी है और किस नाम से लिखी है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट रख लें। इसके बाद हम देखेंगे क्या? महाभारत। और ये आपके उत्तर वैदिक युगीन साहित्यिक स्रोत क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाए। कभी मेंस में भी लिखने को आता है कि उत्तर वैदिक युगीन साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए, तो आप इन्हीं को ही जितने शब्दों का हो उस हिसाब से उसको अरेंज कर दें उसको, और आपको ज्ञात भी रहे कि कौन सा ऋग्वैदिक युगीन साहित्य और कौन सा उत्तर वैदिक युगीन साहित्य, ये भी आपको पता हो गया। अब हम क्या देखते हैं? महाभारत। महाभारत के बारे में हम थोड़ा पहले बता भी चुके हैं, इसके संकलनकर्ता के बारे में। महाभारत ये दूसरा महाकाव्य है। यहाँ इसके लिख लें आप, संकलनकर्ता कौन है? ये वेद व्यास है। इसके बारे में भी हम पहले की क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। वेद व्यास, हमने इनका पूरा नाम और ये भी बताया था उन्होंने वेदों की रचना नहीं की है, केवल संकलन करता है। इसके बाद कुछ महाभारत के बारे में आप जानें। जैसे वहाँ हमने आपको 24,000 श्लोक बताए, तो यहाँ भी कुछ श्लोकों को, जैसे 8,800 श्लोक हुए जब, तो उसको क्या बोला जाता था उस समय? उसको जय संहिता बोला जाता था। आपसे एग्जामों में पूछा जाता है इसी टाइप से, जय संहिता, जय संहिता। इसके बाद जब श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हुई? जब श्लोकों की संख्या बढ़कर आपकी कितनी हो गई? ये 8,800 हुआ। फिर जब आपकी संख्या 24,000 हुई तो इसको बोला गया क्या? भारत बोला गया। और जब संख्या 1 लाख हो गई या 1 लाख प्लस हो गई तो इसको क्या बोला गया? तब इसको बोला गया महाभारत, ठीक। तो यहाँ श्लोकों की संख्या कितनी हो गई है? 1 लाख ऊपर हो गई है। सबसे बड़ा क्या है जी? सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो और फैक्ट क्या लिखेंगे इसके बारे में? यहाँ सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये भी फैक्ट आप क्या करेंगे? यहाँ ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखेंगे?
18 पर्व होते हैं, या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 18 पर्व कह लें, ऐसी को 18 भाग को लें, मतलब महाभारत में 18 भाग है, और छठवां जो पर्व है या छठवां जो भाग है उसी में क्या है आपका गीता पर्व है, तो लिखेंगे छठवें पर्व या बोले क्या भाग में गीता का वर्णन है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। इसके बाद इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। कई बार पूछा जाता है कि तमिल में किसने लिखी है, तो उसका भी नाम आप यहाँ लिख लें। जैसे अभी रामायण को लिखा था वो आप नोट में उसको लिखेंगे, क्या लिखोगे, तमिल में किसने लिखी है, ऐसे लिख लें आप, तमिल में, तमिल भाषा में। तो इस राइटर का नाम लिख लें आप, पेरुन देवनार, इन्होंने तमिल भाषा में लिखी है, ठीक। और बंगला में नुसरत शाह काशीराम ने, तो वो भी चाहो लिख लो आप, बंगला में किसने लिखी है, नुसरत शाह, डैश ला के लिख देंगे काशी राम, ठीक। ये हो गए आपके साहित्यिक स्रोत किसके, उत्तर वैदिक युगीन साहित्य के। अब हमने साहित्यिक स्रोतों को पढ़ लिया है, ऋग वैदिक काल के साहित्यिक स्रोतों को पढ़ लिया है और उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोतों को पढ़ लिया है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें कंटिन्यू ही चल रहा है, अब हमें कुछ चीज़ें और देखना है, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में लेकर आते हैं, क्योंकि ये तो अभी तक साहित्यिक स्रोतों का पोर्शन था जो हमने कंप्लीट किया है। अब हमें देखना है ऋग वैदिक काल का विस्तार, उसका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन। इसी प्रकार हम उत्तर वैदिक काल का विस्तार देखेंगे, उसका सामाजिक, आर्थिक जीवन देखेंगे। आप इसको समझिए कि वैदिक काल को हम दो भागों में स्पष्ट रूप से पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने वैदिक काल के कुछ बेसिक पढ़े, उनके हमने आर्यों के आगमन के संदर्भ में पढ़े, वैदेशिक है, देसी है, इन सबको पढ़ते हुए हमने क्या देखा, साहित्यिक स्रोत देखे। साहित्यिक स्रोत भी हमें दो हिसाब से देखना होंगे, ऋग्वैदिक काल के देखने होंगे, उत्तर वैदिक के देखने होंगे। तो हमने ऋग्वैदिक काल के पहले वीडियो में देख लिए थे, आज हमने उत्तर वैदिक कालीन युग के साहित्य भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि हम दो तरीके से ही पढ़ रहे हैं, दो भागों में ही पढ़ रहे हैं, तो जो पहला भाग हम कल से पढ़ेंगे आप कि ऋग वैदिक कालीन का विस्तार पढ़ेंगे, उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, इसी प्रकार पर हम उत्तर वैदिक काल का भी पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।